बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका नाम है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। यह पाठ देशभक्ति के ऊपर लिखा गया है। इस पाठ में बताया गया है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी तारीख या दिन जो है वो बुरा नहीं होता। दिसंबर का महीना जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र के किनारे उस हिस्से में जहां कोहरा फहरा हिमपात न चैन लेता था न चैन देता था। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। साँझ हो चुकी थी। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी सैबरीन का नायक रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था परंतु स्वस्थ था। वह उस समय अपने साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर आ गई और एक तार लेकर आई। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तंभ रह गया। बुढ़िया भी जाग गई। किसका तार है? क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। पत्नी ने उत्सुक दृष्टि से भी प्रश्न किया। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, प्रिंस्टन चर्चिल। ब्राउन सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधान मात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाज ने जो उपद्रव मचाया था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था, न ही इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र पढ़ता रहा। चर्चिल ने क्यों बुलाया है, उसे आश्चर्य था। पत्नी ने कहा, अपने देश का कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल, जहां शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उसकी देखभाल। मामूली पेंशन दे दी है। ब्राउन को विश्राम लेने दे। देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया है। ना मालूम क्या क्या बात है। न जाने पर पता लगेगा। धीमे स्वर ने ब्राउन ने कहा, हमें कहानी सुनाओ। कहानी अभी अधूरी है, बच्चे ने आग्रह किया। कहाँ? ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया। उधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना प्रधान। चर्चिल चिंता मुग्ध रेखाओं से मुस्कान उभर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की के ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में खड़ा उत्पात मचा रहा है। तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हें स्मरण किया है। हो जाओ तैयार। जो आज्ञा। ब्राउन के मुंह से निकला, मैं जानता था पेंशन लेने के बाद भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह नहीं मोड़ोगे। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूँ, उसी को लेकर तुम अपने साथियों के सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों का चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिक पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ब्राउन ने हामी भर दी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखाने के लिए ले गया जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट ध्वस्त करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव का बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जलमग्न नौका जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। इसका लोहा, लंगर, काट कवाड़ 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई डिबरी, कीलें, कवाड़ी के काम के तो हो सकते थे, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसको विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की एक सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। केवल यही एक सबमरीन है हमारे पास, चर्चिल ने कहा। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराश होकर कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान और पुरुषार्थ और कौशल को की अपनी
सहायता के लिए पुकार रही है। ब्राउन को फुरेरो आई पर धीमे परंतु नर्म स्वर में बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनाइट को विध्वंस किया जाएगा।